मुफ्त देने सहित इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, कुछ वर्ग की उम्मीदें टूटी। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए होना है चुनाव, भाजपा जल्द तय करेगी पैनल के नाम। केदारनाथ में हेलीपैड का विस्तार कर बनेगा हेलीपोर्ट, यात्री सुविधाओं का भी किया जाएगा विस्तार। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों को मिलेंगे भवन, धाम में निर्मित दुकानों पर किया जाएगा दूसरी मंजिल का निर्माण। उत्तराखंड में करीब 7 लाख लोगों ने नहीं ली कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज। उत्तराखंड में मैदानों में तेज हवा के साथ पड़ी बौछारें और ओलावृष्टि, बौछारें पड़ने से गर्मी व उमस से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ मानसी यादव। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चंपावत पार्टी ब्लॉक में देर रात्रि हरिद्वार से लौट रही ऑल्टो कार संतुलन बिगड़ने से 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार में सवार 4 लोगों में से 3 की हुई मौत। मृतकों में 2 महिलाओं समेत 1 पुरुष भी शामिल है। तीनों ही मृतक चंपावत जिले के रहने वाले हैं। शवों को निकालने के लिए एसडीआरएफ एवं फायर सर्विस पुलिस की मदद से खाई से निकालकर कार्यवाही शुरू कर दी गई। बता दें कि कार हरिद्वार से पाटी वापस आते समय पाटी बाजार से करीब 1.5 किलोमीटर देवीधुरा की ओर असंतुलित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे। वाहन में सवार वाहन चालक सहित 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 1 महिला घायल हो गई। घायल महिला को 108 वाहन की मदद से उपचार हेतु जिला चिकित्सालय चंपावत भेजा गया। मृतकों के शवों को एसडीआरएफ व फायर सर्विस तथा थाना पाटी पुलिस की मदद से खाई से निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटी लाया गया तथा मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही भी की जा रही है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, चंपावत से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर संतुलन बिगड़ने से 400 मीटर गहरी खाई में ये कार गिर जाती है। कार में 4 लोग सवार, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना पाटी पुलिस की मदद से खाई से कार को निकाला गया। कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। हरिद्वार से लौट रही कार का संतुलन बिगड़ा। चंपावत से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से ये खाई में कार गिर जाती है। संतुलन बिगड़ने की वजह से कार में सवार 4 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। थाना पाटी पुलिस की मदद से खाई से निकाली गई कार को बता दें कि हरिद्वार से लौट रही थी कार, जिसका संतुलन बिगड़ने की वजह से कार 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिस वजह से कार में सवार 4 में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चंपावत से ये खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में एक सीट पर उपचुनाव होने के चलते आचार संहिता लागू है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक होना और इस बैठक में लिए गए फैसले चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसकी शिकायत लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से इसकी शिकायत की। कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री विजय सारस्वत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता का लगातार उल्लंघन हो रहा है। ये काफ़ी दिनों से जो चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, नॉमिनेशन खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद अभी एक नोडल अधिकारी की इन्होंने नियुक्ति की। हम लोगों ने ज्ञापन दिया, दिल्ली में शिकायत की तो नोडल अधिकारी हटा दिया गया। अब कल हम गए हैं, ये दुपट्टा पहन करके कई बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, आप फिर अंग वस्त्र में चिन्ह लगा के वहाँ गए हैं, फिर हमने कल शिकायत की। तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी सबसे ये अपेक्षा करते हैं कि बाकी सब लोग कानून को मानें और मैं किसी को नहीं मानूंगा। अब उनसे पूछें कि आपने जो 3 सिलेंडर की घोषणा की, चाहे आपकी पहले से थी, क्या ये उपचुनाव को प्रभावित नहीं करेगा? ये जब आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू है तो आप सत्ता पक्ष के सीएम हैं, इसका मतलब कि कितनी बड़ी हड़बड़ाहट है आपके अंदर कि आप कांग्रेस के व्यक्तियों को भी तोड़ रहे हैं। आप ये कहने के बाद कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा।
और अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 7 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इन प्रस्तावों में मुख्य रूप से किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ 20 रुपए बोनस के रूप में देने और राज्य के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 1 साल में 3 सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के करीब 1,84,442 कार्ड धारकों को 1 साल में 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकार की इस योजना से सरकार पर 55 करोड़ का सालाना अधिभार बढ़ेगा। इसके अलावा जिन प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई, उनमें से ये भी खास रहे। कुल 7 मादाएं, जिसकी ब्रीफिंग के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला मद विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग का था। एक औपचारिक मद था, जिसमें जो लास्ट सत्र था उसका 17वां सन जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन से कर दिया गया था, उसका औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट ने किया। दूसरा मद हरिद्वार में जिला पंचायत निर्वाचन से संबंधित है, जिसके बारे ये निर्णय हुआ है कि अगली बैठक में माननीय एडवोकेट जनरल को अनुरोध किया जाएगा कि वो जो इसमें विभिन्न विधिक पहलू हैं उसके बारे आके कैबिनेट को अवगत कराएंगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा अब तक 28 तक पहुंच चुका है। सरकार चारधाम यात्रा में अपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लाख दावे कर रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी राज्य सरकार से इस पर जवाब तलब किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार को एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ भी तैनात करने की नसीहत दी है। राज्य के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि अब 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या दर्शन के लिए आ रही है, जिसको नियंत्रित करने के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आईटीबीपी के जवानों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। मैं लगातार कहते रहा कि सड़कें टूटी हुई, एक्सीडेंट होंगे। एक्सीडेंट्स में भी करीब करीब 6-7 लोगों की मृत्यु हो गई। मैं कहते रहा कि केदारनाथ बाबा के धाम में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं, लोगों को ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स आने थे उनका मुझे अंदेशा था। और मैं लगातार कह रहा था कि वहां ऑक्सीजन के देने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, वहां मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। और आज जब 22 से ज्यादा लोग इस बीच में खत्म हुए हैं, तो केंद्र सरकार जागी है। मीडिया कर्मियों ने हमारे बयानों को, हमारी बातों को लगातार उठाया। एसडीआरएफ तो पहले से रहती है क्योंकि वो प्रदेश की है। एनडीआरएफ इस बार ज्यादा रश देखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि आप एनडीआरएफ को भी रखें, वहां उन्होंने भेजी हुई है। आईटीबीपी भी यूजली नहीं होता, इस बार ज्यादा रश देखते हुए आईटीबीपी के भी जवान आए हैं। वो सीमित समय के लिए हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनका समय बढ़ाएंगे, और अगर जरूरत नहीं रहेगी तो आईटीबीपी वाले। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस ने निर्मला गैतोड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अपना प्रत्याशी बनाया है। निर्मला गैतोड़ी को प्रत्याशी बनाने के साथ ही भाजपा लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है कि कांग्रेस ने चंपावत में कमजोर प्रत्याशी उतारकर भाजपा को वॉक ओवर देने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि भाजपा चंपावत चुनाव से डरी हुई है। इस तरह के बयानबाजी भाजपा की तरफ से की जा रही है। और चुनाव की बात जहां तक है तो खटीमा चुनाव लड़ते वक्त भी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे, लेकिन खटीमा की जनता ने उनको नकार दिया है। और एक बार फिर से चंपावत की जनता पुष्कर सिंह धामी को नकार देगी और कांग्रेस द्वारा से खटीमा जैसी जीत चंपावत में दर्ज करेगी। इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है चंपावत चुनाव से। उनको मालूम है ये सगुफा किसने छोड़ रखा है, कि वॉक ओवर किसने कहा भाई। वहाँ पर गैतोड़ी जो मैडम चुनाव लड़ रही हैं बहुत मजबूत है और कांग्रेस खटीमा दोहराने की तैयारी में है। जिस तरह भुवन कापड़ी ने एक, उस समय भी सीएम थे धामी साहब, उस समय कोई नया चेहरा नहीं था, कितने वोटों से हारे थे। खटीमा चंपावत लगा है
लोग जानते हैं कि खटीमा का विकास विधायक रहते हुए नहीं किया, तो चंपावत की जनता भी भली भांति जानती और जब वहाँ की जवाब देगी चंपावत की कि हारे हुए को सीएम बनाया। गैतोड़ी जो कैलाश गैतोड़ी जीता हुआ था चंपावत से, उसे क्यों नहीं बनाया? हरिद्वार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें पोता पोती का सुख न देने पर वृद्ध माता पिता ने अपने बेटे और बहू पर कोर्ट में केस कर दिया। बेटे की परवरिश और शिक्षा में खर्च हुए 5 करोड़ रुपए की मांग की है। उसे पढ़ा लिखा कर पायलट भी बनाया। अब वृद्ध दंपत्ति को कोर्ट से आस है। वकील अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह का मामला उनके सामने भी पहली बार आया है। घर परिवारों में अक्सर प्रॉपर्टी और जायदाद को लेकर वाद विवाद सामने आते हैं। मामला देखने में भले ही साधारण लग रहा हो, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे बुजुर्गों के पास कोर्ट के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई को अगली तारीख 17 मई के लिए निर्धारित किया है। ऐसा है कि मेन तो चीज़ था कि हम लोगों को इस उम्र में एक पोता पोती चाहिए था, लेकिन इन लोगों का जो रवैया था, मतलब पेरेंट्स के लिए उतना सोचना नहीं है। और हमने इतने सारे हमने बहुत शौक से इसको पायलट बनाया। इसका मन था पायलट बनने का, तो हमने बहुत शौक से बनाया, सारा पूंजी खर्चा कर दिया अपने जीवन का कि बेटा जब बड़ा होगा तो अच्छे से शादी करेंगे और हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के सुख मिलेगा हमें। इन्होंने एक मांग की है न्यायालय से कि या तो वो जो शादी किया इन्होंने अपने बच्चे की 2016 में, तो या तो वो उनको पौत्र या पौत्री दें 1 साल के अंदर, या इन्हें 5 करोड़ रुपए दें, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी अपने पुत्र को खड़ा करने के लिए लगा दी है। उसे एक एयर पायलट बनाया है। नैनीताल के पंत पार्क में लगाए जाने वाले फड़ खो के व्यवसायियों द्वारा लगाए जा रहे हैं अवैध फड़ से राहगीरों और पर्यटकों को हो रही परेशानी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। पूर्व में हाईकोर्ट भी कई बार दुकानों को हटाने के लिए निर्देश दे चुका है, जिसके बाद कुछ समय पहले ही नगर पालिका द्वारा 121 लोगों को दुकान लगाने के लिए लाइसेंस दिए गए थे। वहीं दुकानों का तहसीलदार एवं नगर पालिका ईओ ने औचक निरीक्षण कर व्यवसायियों के लाइसेंस चेक किए। बिना लाइसेंस के लगाई जा रही दुकानों के दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि केवल लाइसेंसधारी ही पंत पार्क में अपनी दुकान लगाएं। चेकिंग के दौरान यदि अवैध रूप से कोई भी व्यवसाय करते पाया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिशांसी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा, नगर पालिका कर्मचारी भी मौजूद रहे। काफ़ी समय से यहाँ पर लंबे समय से काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि फड़ वालों के द्वारा जो है यहाँ पर सीज़न के टाइम पर काफ़ी अननेसेसरी अपना एनक्रोचमेंट करके अपने फड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे कि आम जनमानस को भी और जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त इस तरह के एनक्रोचमेंट से शहर का जो खूबसूरती है वो भी थोड़ा सा बदरंग नज़र आ रही थी, और इसके अलावा हाइजीन का भी इशू आ रहा था, कुछ गंदगी वगैरह भी हो रही थी। तो इन्हीं सब शिकायतों के दृष्टिगत आज पालिका और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया है और आज इन लोगों को निर्देशित भी किया गया है। और मौके श्रीनगर में गुलदार के घर में आग धमकने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग व पुलिस के जवानों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद किया। दरअसल आधी रात को कमलेश्वर स्थित एक घर में गुलदार घुस गया। सुबह जब घर के लोगों ने सीढ़ियों के नीचे गुलदार को देखा तो हड़कंप मच गया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज करके बेहोश करने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को बेहोश कर पिंजरे में कैद किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलदार की उम्र 1.5 साल है और जंगलों में आग लगने के कारण यह आवासीय बस्तियों की ओर आया है। बताया गया कि गुलदार को पिंजरे में कैद कर पौड़ी के जंगलों में छोड़ा जाएगा। श्रीनगर में गोपाल जी के घर में
संभवतः कल रात को ये घुस गया था। उनके द्वारा सूचना देने पर मैंने तत्काल अपनी रेस्क्यू टीम को भेजा और डॉक्टर रजनीश पांडे जी के नेतृत्व में जो है हमारी टीम ने इसको सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी प्रथम दिशा देखने में ये 1.5 साल से ऊपर लग रहा है और इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके जो है हम इसको अपने रेंज कार्यालय नागदेव में ले जा रहे हैं। उसके ऊपर उच्च स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा हमें वहाँ पे स्पेस की कमी थी जो कि हम गन को सही नहीं कर पाए, इसलिए आधा घंटा हमें ट्रांसप्लाइज करने में लग गया और आधा घंटे के भीतर ट्रांसप्लाइज हो गया था। इसको करके उसको वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। वन विभाग वाले उसे अपने रेंज में बॉडी ले चुके। नाम डॉक्टर रजनीश पांडे, पशु चिकित्सा अधिकारी, श्रीनगर। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में हुए बवाल के तकरीबन 25 दिन बाद गांव में कुछ परिवारों ने घर बिकाऊ है अपने मकान पर लिखवा दिया और गांव से पलायन करने की ठान ली, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम गांव में पहुंची और उसे पेंट से पुतवा दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 16 अप्रैल को गांव में हुई घटना के बाद वो लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, जिस कारण उन्होंने गांव से पलायन करने का मन बना लिया है। पथराव के बाद उन्हें दहशत हो गई है। ग्रामीणों का बवाल के दौरान काफी नुकसान हो गया था, जिसका आज तक उन्हें आर्थिक सहायता राशि नहीं मिल पाई है। गांव में फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। ये सूचना मिली थी। सूचना पर तहसीलदार भगवानपुर को भेजा गया था और वहाँ पर गई, लोगों से बातचीत किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वो जो लिखा था उसको मिटा दिया है। अब सब ठीक ठाक है। क्या उन्होंने लिखा, क्या ऐसी नौबत क्योंकि जो मामला उनका था जब वो नहीं निबड़ पाया, क्योंकि कई लोगों का ये कि जो उनका टूट है उसकी आर्थिक सहायता राशि देने की बात कही थी। इसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी उन्होंने। तो ऐसे ही उन्होंने लिखा था कि प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसे कोई दिक्कत होगी तभी कुछ, तो क्या बातचीत में कुछ नहीं? नहीं, कुछ बातचीत में बताया नहीं उन्होंने, ऐसे ही भावुकता बस लिख दिया था। दिक्कत ये हुई थी, हम मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं थी आज तक, और पूरे मोहल्ले में हम पथराव करा गया। जब पथराव करा गया तो हमें इन पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए हम आज नहीं बेचेंगे तो कल बेचेंगे जरूर रहते हम यहाँ नहीं। तो प्रशासन आपकी जन्मभूमि यही है? जन्मभूमि ही है। सीधा क्या है, आपकी मकान बिकाऊ लिखने की है? क्या करें? अपना मकान बिकाऊ लिखा है जी। किस वजह से लिखा है, क्या कारण है? दहशत है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सका। और अगली खबर कालाडूंगी से है, जहां तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर के बरहनी रेंज के अंतर्गत वन विभाग द्वारा एक लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बुधवार रात गुप्त सूचना पर जब वन विभाग की टीम द्वारा जंगलों में छापेमारी की गई तो अवैध रूप से पेड़ काट तस्कर भागने लगे। वन विभाग द्वारा उनका पीछा किया गया। वन विभाग स्टाफ की कमी के कारण केवल एक व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब हो सका, बाकी 3 व्यक्ति भागने में कामयाब रहे। बरहनी रेंज वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया गया। ये कल शाम की बात है, स्टाफ गश्त में था बनेरे रेंज में, तो स्टाफ को सूचना मिली गई, कुछ लोग जंगल गए हैं। सूचना पर ये लोग गश्त कर रहे थे। जैसे ये प्लॉट में पहुंचे हैं तो इनको पेड़ गिरने की आवाज़ आई। पेड़ गिरने की आवाज़ आई तो इस साइड तरफ ये जब गए तो वहाँ कुछ लोग लकड़ी पेड़ काट रहे थे। इनको देखते हुए लोग भागना शुरू कर दिया। क्योंकि स्टाफ कम था इसलिए इसमें एक व्यक्ति पकड़ने में आया जिसका नाम सूरज सिंह है, और 3 व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहे। मौके पर जाकर देखा तो एक सागवान का पेड़ कटा हुआ मिला, जिसमें 5 पीस बना दिए थे इन्होंने और ले जाने की तैयारी करते। इसी दौरान इस व्यक्ति को पकड़ा गया है। 3 लोग मौके से भाग गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर वाला एक्शन देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। योगी के बुलडोजर के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बुलडोजर भी सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन धामी के ही गृह जनपद ऊधम सिंह नगर में अधिकारियों की मनमानी और नजरअंदाजी के चलते धामी बुलडोजर शर्मसार हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबा बुलडोजर का एक्शन तो हिट रहा, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर प्रदेश के कई शहरों में तो हिट रहा, लेकिन काशीपुर में बुलडोजर कोई भी एक्शन करता नजर नहीं आया। काशीपुर दाजू बुलडोजर अधिकारियों की बेबसी लाचारी की जंजीरों में जकड़ कर रह गया। काशीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ संयुक्त टीम गठित की गई, लेकिन जब बाजार बंदी के दिन अतिक्रमण हटाने के लिए निकला तो अधिकारियों की इस कार्रवाई अधिकारियों की कार्यशैली पर ही उंगलियां उठनी शुरू हो गई। तो कई जगह अधिक अधिकारियों ने अतिक्रमण देखकर भी नजरअंदाज कर दिया और कई जगह कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते नजर दिखाई दिए। तो वैसे तो अतिक्रमण के सारे मामले काशीपुर एसडीएम महोदय के संज्ञान में हैं और जल्द ही एसडीएम साहब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हमने एक संयुक्त टीम बना रखी थी नगर निगम की और राजस्व की। इन्होंने सबसे पहले हमने यहाँ पे जो अतिक्रमण है उसको चिन्हित कराया। चिन्हित कराने के बाद हमने नोटिस भी जारी किए थे। एक सामूहिक नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद डे भी फिक्स किए गए थे। व्यापार मंडल के साथ बैठक की गई थी, उनको भी विश्वास में लिया गया था। जो व्यापार मंडल है वो भी सहयोग कर रहा है हमें अतिक्रमण हटाने में। तो आज जो महाराणा प्रताप चौक से जो किला बाजार रोड है और रतन सिनेमा रोड है, इसमें अभी हमारा अभियान गतिमान है और चल रहा है। जो हमने चिन्हित कर रखे थे वो हटाए जा रहे हैं और जो पक्के निर्माण है उनको ध्वस्त भी किया जा रहा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। और इसी तरह पूरे जो शहर काशीपुर है सारे अतिक्रमण को मुक्त किया जाएगा। बहरहाल प्रशासन कड़ी धूप में बाजार के चक्कर काट रहा है और अतिक्रमण के नाम पर खानापूर्ति तो करता रहा, लेकिन अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई कहीं नहीं दिखाई दी। जहां वास्तव में स्थायी अतिक्रमण था वहीं प्रशासन ने देखने की जहमत तक नहीं उठाई। लिहाजा कई दुकानों के बाहर के जाल हटाकर और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए प्रशासन ने फिलहाल अतिक्रमण पर अपना कोरम पूरा कर लिया है और भविष्य में अतिक्रमण करने पर कड़ी चेतावनी भी दी है। फिलहाल संयुक्त टीम की इस कार्रवाई पर अतिक्रमणकारी काफी खुश नजर दिखाई दे रहे हैं। काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। सड़क से संसद तक